नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बुधवार को रीवा पहुंचे। या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उमंग सिंगार ने बीजेपी और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर निशाना बनाया। रीवा में कॉरेक्स के नशे को लेकर कहा कि उड़ता पंजाब की जगह उड़ता रीवा होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इन दिनों विंध्य दौरे पर है। इस दौरान वो बुधवार को रीवा के राजनिवास पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा। उमंग सिंगार ने कई मुद्दों पर सरकार पर सवालिया निशान लगाए। बढ़ते नशे के मामले में सिंगार ने कहा कि फिल्म उड़ता पंजाब की तर्ज पर अब उड़ता रीवा होने वाला है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग शराब के नशे में होते हैं, लेकिन रीवा में लोग नशीली कफ सिरप कॉरेक्स के नशे में डूबे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि विंध्य क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। हम समझते हैं कि पार्टी को एक मजबूत दिशा की आवश्यकता है। नरसिंह घोटाले का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि यहां पर नरसिंह घोटाले की शुरुआत सरकारी कॉलेज से हुई। जब सीबीआई को पता चला कि सरकारी कॉलेज के अंदर सुविधाएं नहीं है, तो आनन फानन में नियम बदल दिए गए। हमारी इसमें लड़ाई यह है कि फर्जी कॉलेज खोलने की परमिशन किसने दी, नियम किसने बदले, कौन सीटों के नाम पर दलाली कर रहा था। विश्वास सारंग और उनके महेंद्र गुप्ता की सरकार जांच नहीं करा पा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि जिन्होंने युवाओं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कई वर्ष तक परीक्षाएं नहीं हुई, फर्जी डिग्रियां दी गई। जिसे फर्जी डिग्री दी जाएगी वो मरीज का इलाज कैसे करेंगे? ये राम भरोसे ही होगा। इस तरह के घोटाले भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। स्वास्थ्य और नशे की बात करें तो फिल्म उड़ता पंजाब की तरह उड़ता रीवा होने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ कॉरेक्स की टॉनिक चल रही है, मुझे आश्चर्य लगा कि लोग शराब के नशे में होते हैं, लेकिन यहाँ तो कॉरेक्स के नशे में डूबे हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए और नशे के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मदद मांगी। मुझे लगता है कि राजेंद्र शुक्ल ने खुद बता दिया कि वो असक्षम है, वो अपने रीवा को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसके पीछे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उमंग सिंगार ने कहा कि यहाँ पर घटनाएं भी काफी घटती हैं। सीधी में 7 छात्राओं के साथ दुष्कर्म हुआ, दसमत के साथ पेशाब कांड की घटना हुई। रीवा शहर में कितने सालों से पौधे लगाए जा रहे हैं, फिर से पौधे लगने का समय है। 50 सालों में 50 करोड़ के आसपास पौधे लगे, लेकिन पौधे नदारद दिखे। कहीं ना कहीं वृक्षारोपण के नाम पर रीवा शहर में एक घोटाला चल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए उमंग सिंगार ने कहा कि जो डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं, क्या उनके साथ आपका कमीशन का रिश्ता तो नहीं है? आयुष्मान योजना के जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट दिखा करके उनसे पैसे निकाले जा रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अगर पद नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनसे डिप्टी सीएम का पद वापस ले लेना चाहिए। हमारे माननीय उपनेता हमारे हेमंत कटारे जी, इधर के रीवा क्षेत्र के एकमात्र विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित राजन शर्मा जी, सम्मानित खंडेलवाल जी, सम्मानित पद्मेश गौतम जी, सम्मानित सुगेन सिंह बना जी और सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जिस प्रकार अभी हमारे हेमंत जी ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार कैसे बनाती है, 5 साल लुभाने वादे करती है और आखिरी के अंदर एक वादे पे सरकार बनाने की बात करते हैं। शिवराज जी थे, उन्होंने कई वादे किए, घोषणावीर कहलाने लग गए और शिवराज जी चले गए। उन्हीं की सरकार, उन्हीं के लोगों ने उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया। लाडली बहना बेचारी या लाडली बहना मामा को देख रही, मामा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन वादों पे सरकार आई, चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात करी हो, चाहे आपने गेहूं की समर्थन मूल्य की बात करी, इनके घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये भाजपा घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है, लेकिन वो रामायण गीता इनका घोषणा पत्र पढ़ना नहीं चाहते। तो लाडली बहना आपको पता है क्या स्थिति है, बजट में कोई प्रोविजन नहीं रहा। चूँकि इस क्षेत्र हमेशा कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और हम समझते हैं कि पार्टी को एक मजबूत दिशा की आवश्यकता है। लेकिन इस विंध्य के दौरे में मैं आया हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी है और एक विंध्य की भूमिका होती है सरकार बनाने में, निर्णायक स्थिति में होती है। अब यहाँ पर कहने के तो नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत भी देखा जाए तो सरकारी कॉलेज से हुई
कि जब सीबीआई को पता चला कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज के अंदर ही फैकल्टी नहीं है तो अनन फनन में नियम बदल दिए गए। और हमारी इसमें लड़ाई ये है कि फर्जी कॉलेज खोलने की परमिशन किसने दी, नियम किसने बदले, कौन सीटों के नाम पे दलाली कर रहा था, क्या विश्वास सारंग और उनके महेंद्र गुप्ता पे क्यों नहीं सरकार जांच करा रही है, क्यों सीबीआई जांच नहीं कर रही है। जो असली कल्प्रेट है, जिन्होंने युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेला, कई साल परीक्षाएं नहीं हुई, फर्जी डिग्रियां दी गई। और मैं समझता हूं कि अगर फर्जी डिग्री दी जाएगी कोई नर्स को, एएनएम को, तो कैसे एक मरीज का इलाज करेंगे, राम भरोसे आप समझ सकते हैं। तो एक ये मानवीय पहलू भी है और युवाओं के भविष्य की बात है। तो इस लड़ाई को पूरी प्रदेश कांग्रेस, हम लोग सब लड़ रहे हैं, विधायक सभी लोगों ने इस बार मजबूती के साथ लड़ा और इस लड़ाई को निरंतर रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के घोटाले दोबारा ना हो भविष्य में, मैं ऐसा समझता हूँ। एक चीज़ और है कि नर्सिंग के बाद स्वास्थ्य और नशे की बात भी आती है। उड़ता पंजाब पिक्चर देखी, अब मुझे लगता है कि उड़ता रीवा होने वाला है। तो इस प्रकार, जिस प्रकार से यहाँ पे कोरेक्स की जो टॉनिक चल रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग शराब के नशे में रहते हैं लेकिन यहाँ कोरेक्स के नशे में है। और ये बड़े दुख की बात। आपको कहा ना उमंग जी, देश में एक बार इमरजेंसी लगी, लेकिन इस समय देश में पिछले 10 साल से इमरजेंसी लगी। जैसे आपकी जानकारी के लिए आज संवैधानिक अभी लोकायुक्त को लेके सरकार ने मनमानी तरीके से लोकायुक्त की नियुक्ति करी। क्यों करी लोकायुक्त की नियुक्ति? क्यों? मुख्यमंत्री जी को उसका इंटरेस्ट था। क्या मुख्यमंत्री जांच में फंसे हुए? क्या ऐसे कोई अधिकारी जांच में फंसे हुए कि आपने लोकायुक्त की रातों रात नियुक्ति कर रहे? इसके लिए हम गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने खुद ने उसमें, माननीय न्यायमूर्ति जी ने विवेक से उसको सुना, उसको एक्सेप्ट किया, उस पर चल रहा है। तो हम जो भी असंवैधानिक है उस पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लड़ेगी। जी देखिए, जो घटना घटी है, निश्चित तौर से एक राज्य मंत्री के मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को वहीं बोलूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर विषय सब मिक्स हो जाएंगे। मैं इसीलिए मौके मुआयने पे जा रहा हूँ। जो मुझे सूचना मिली है कि जिस प्रकार से उसको 15 दिन पहले लाइसेंस मिला था, जो एक 4 भाई हैं, राज्य मंत्री के करीबी हैं, अब उन्होंने अपने शौक या होश हवास में थे, नशे में पुलिस बता रही है, लेकिन इस प्रकार की दबंगई अगर कर रहे हैं तो सरकार के किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है कि जो खुलेआम अगर लाइसेंस लेके अगर जिस प्रकार से चल रहा है। भी मैंने जानकारी मिली कि कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाइसेंस के होड़ लगी हुई है। तो क्यों आप इस प्रकार से हथियार बांटना चाह रहे हैं? तो क्या इस प्रकार से क्या छोटे गरीब परिवारों पे क्या आप गोलियां चलाने के दी जा रही है? आप सिंगरौली जा रहे हैं। कल महिला कांग्रेस की शर्मा, जो 2 बार की जिला पंचायत अध्यक्ष है सिंगरौली, तमाम तरीके क्या जी, उन्होंने ये भी कहा है कि और वो अपनी बात कह रही है कि बीजेपी बेटी का अपमान उन्होंने किया और बकायदा सोशल मीडिया में सारे वीडियोस मौजूद हैं। देखिए, अब पार्टी का अंदरूनी मामला है और ठीक है, इस बात को आपस में चर्चा करके माननीय अध्यक्ष जी और महिला कांग्रेस को देख रही है। बहुत फर्जी पद नियुक्त की बात आई है, जैसे बहुत फर्जी पद दिए गए, वैसे ओरिजिनल कितने पद हैं इनको? देखिए, आप पार्टी की बात कर रहे हैं ना, तो पार्टी में वापस रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है और आप आने वाली प्रदेश कांग्रेस में कम पद होंगे, जो 3000 4000 पद के वो नहीं रहेंगे और महत्वपूर्ण लोगों को सम्मान दिया जाएगा, जवाबदारी दी जाएगी और जो काम करेगा उसके आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल जी का सीधा एजेंडा, उस एजेंडा को कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस में लागू करेगी। विषय जाएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं तो आपको, अगर आपने निकाली है बात, तो मैं आपको बता दूं कि अभी धर्म राजस्व विभाग उज्जैन ट्रांसफ़र किया गया
तो क्यों किया गया, इसके पीछे क्या है? क्या मुख्यमंत्री वहाँ के इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि और कोई कारण? उसके पीछे का कारण यह है कि आरएसएस वहाँ से पूरी गतिविधियाँ संचालित करता है, धार्मिक गतिविधियाँ, और सभी मंदिरों को ऑपरेट करते हैं। जो आरएसएस के पास कलेक्शन आता है वो कहीं ना कहीं मंदिरों के आसपास से जुड़ी संस्थाओं से क्यों है? ये सब गतिविधियां वहाँ से चल रही है और इस मंशा से मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया। तो ये अब आप जानते हैं कि अब अयोध्या में क्या हुआ अभी, तो अब धर्म की राजनीति देश में नहीं चलेगी। देश के अंदर सभी को मौलिक अधिकार की, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, चाहे आप पत्रकार है तो आपको भी अधिकार है अपनी बात कहने का। जिस प्रकार से सब पे बंदिशें लगाई जा रही थी, तो मैं निश्चित तौर से समझता हूँ कि इस बार देश की जनता ने एक जो भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत में रखा, तो ये देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने संविधान की रक्षा करी। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा लोकसभा दोनों का वगैरह को लेके आपने देखा प्रयोगशालाएं पूरे जिले में, चाहे आसपास के पूरे क्षेत्र में बंद है। 50-50 लाख रुपए खर्च किए। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी लुभावनी योजना थी कि हम हर किसान की, हर खेत की मिट्टी का परीक्षण करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तक ना वो स्टाफ है और सब प्रयोगशालाएं धूल खा रही है। तो ये सरकार सिर्फ एक ब्रांडिंग की है सरकार है और उत्खनन की और सरकार है। माल लूटो, जेब में भरो, जनता से कोई मतलब नहीं। रीवा जिले के अंदर आसपास के जिलों में कई उत्खनन चल रहा है और इसमें कौन लिप्त है, कौन भाजपा के लोग लिप्त है, आप सब जानते हैं। इस पे भी हम लोग आने वाले विधानसभा में इस बात को मजबूती से उठाएंगे। एक और चीज़ की विधानसभा हमने भी उठाया था, लोक संपत्ति परिसंपत्ति के अंदर कई घोटाले हुए, हाउसिंग बोर्ड के अंदर हुए। रीवा में भी नए बस स्टैंड को लेकर 80 करोड़ की ज़मीन 8 करोड़ में दे दी गई। पुनः गणतंत्रीकरण योजना के अंदर बाल भारती स्कूल की 36 करोड़ में ज़मीन दे दी गई, जिसमें कि बाजार मूल्य उसका 200 करोड़ था। ऐसी एक समदरिया बिल्डर है, उन्हें 50,000 स्क्वायर फीट की जगह ऑडिटोरियम के नाम पर जो 14 करोड़ में दे दी गई, उसकी जिसकी 100 करोड़ कीमत है। ऐसे ही बिहार नदी के पास ये 200 करोड़ की ज़मीन है, उसको 65 करोड़ में दे दी गई। तो ये भी एक बड़े मामले हैं। सिविल लाइन के पास 1,28,000 वर्ग फुट की ज़मीन है, 100 करोड़ में समदरिया बिल्डर को दे दी गई, जिसकी बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपए है। तो अभी परिसंपत्ति के अंदर ये तो हाउसिंग की मैंने बताई। चारों भूमि जो है और भी इसके अलावा गंगा कछार, मानस भवन, कलेक्ट्रेट के सामने पुराने बस स्टैंड और चिरहुला कुक्कड़ प्रशिक्षण केंद्र, 65 करोड़ की ज़मीन है, लेकिन बाजार मूल्य इसका 800 करोड़ रुपए है। तो ये बंदरबाट जिस प्रकार से चल रही है जिले के अंदर और क्षेत्र में, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सोच का विषय है, चूँकि पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के घोटाले चल रहे हैं और सरकार के पास पैसा है नहीं। सरकार के पास मात्र राजस्व प्राप्ति में से पूरे खर्चे 1,27,000 करोड़ में से मात्र 5,000 करोड़ रुपए थे, लेकिन बताते हैं कि हमारा 4.25 लाख करोड़ का बजट था। बजट 81,000 करोड़ का आप कर्ज ले रहे हो। जनता को आप कर्ज लेके घी पिलाना चाह रहे हो, लेकिन घी पिला रहे हो, लेकिन घी जनता को नहीं पिला रही। जो अधिकारी है, जो मंत्री भ्रष्टाचारी, इन लोगों को घी पिला रहे हैं। जनता के ये विकास की बात नहीं करना चाहते। अब आप बजट देखेंगे तो सिर्फ 5,000 करोड़ के अंदर पूरे प्रदेश का विकास कैसे होगा? ये झूठी बातें करके, ब्रांडिंग करके सरकार चलाते हैं। तो जो मैंने आपको अवैध उत्खनन के बताए, चाहे यहाँ नशे के संबंध में आपको बताया, इनके संबंध में मैं सरकार से चाहूँगा, मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इस पर तत्काल इस पर कार्रवाई हो और इन जितने भी घोटाले ज़मीन के, इस पर जांच होना चाहिए, अवैध खनन रुकना चाहिए। अपराध जो जिस प्रकार से रीवा जिले में मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में 33,621 अपराध हुए, उसमें अकेले रीवा में 24,883 अपराध हुए।
तो इस प्रकार के अगर अपराध हो रहे हैं तो क्या अलग हो गया तो ये अब ये डेटा इनके साइड से डेटा है, तो अगर इस प्रकार अगर ये हो रहा है तो रीवा किस ओर जा रहा है, रीवा के युवाओं का क्या भविष्य है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये हमारी सबकी एक नैतिक जवाबदारी विपक्ष के नाते कि हम सरकार को जगाएं और सरकार को सचेत करें कि यहाँ की रीवा और रीवा के आसपास के क्षेत्र को किस प्रकार से शांति व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को रोकें। धन्यवाद। सॉरी, आपने कहा सारे मुद्दों को विधानसभा में आपकी जानकारी के लिए कल विश्वास सारंग को लेके हमने कल थाने भी गए, तो वहाँ विधानसभा नहीं थी, थाना था। उस थाने में जाके उसकी एफआईआर के हमने आवेदन दिया। तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे, मैदान पे जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, किसी भी मुद्दे को लेके हम सड़क पे भी न्याय के लिए यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री है, और मुझे जानकारी मिली कि योगी के पास भी गए थे वो कि मदद करने के लिए कि इस कोरेक्स को कैसे नशा को ख़त्म करें। तो मेरे को लगता है कि रायन शुक्ल जी ने खुद ने बता दिया कि खुद असक्षम है उप मुख्यमंत्री जो यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से और यहाँ की अपनी रीवा को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जा रहे, तो बड़ी शर्म की बात है अगर मदद मांगने गए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो जानकारी मिली है कि शराब से ज़्यादा नशा कोरेक्स का हो रहा है, तो इनके पीछे कौन लिप्त है, कहाँ पुलिस प्रशासन है, कौन अधिकारी लिप्त है जो ब्लैकमेलिंग करवा रहे, अवैध धंधा करा रहे। अगर उप मुख्यमंत्री के ज़िले में अगर ये स्थिति है, तो प्रदेश में आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से आप क्या अपेक्षा रख सकते, आप समझ सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज में है यहाँ पे, लेकिन जो जानकारी मिली कि फैकल्टीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता। तो सरकार किस प्रकार से असक्षम है और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं करती है और बड़े बड़े वादे करते हैं लोग। घटनाएं कई घटती हैं, इसके पहले भी आपको पता है कि सीधी में भी घटना घटी, 7 छात्राओं के साथ रेप हुआ, SC/SC के साथ भी दशमत के साथ हुआ, और क्या स्थिति आपको पता ही है सीधी पेशाब कांड को लेके।